सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी। बेसिकली जो यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी और अदर भी स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको पता है कि साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसको हम लोग बहुत ही थॉरोली एनसीईआरटी की हेल्प से पीवाईक्यू के प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे हम यहाँ अपने चैनल पे कवर कर रहे थे। ठीक है, तो हमने जिसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की सीरीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है क्लास 9th प्लस क्लास 10th की एनसीईआरटी के साथ। बट फिजिक्स की 3 लेक्चर्स हमने डाले थे, बट उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक लंबा ब्रेक हो गया, जिसके बाद अब हम लोग फिर से आ चुके हैं आप सबके सामने। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है वर्क एंड एनर्जी, जिसको हम लोग को यहाँ पे कवर करना है। तो इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार वर्क एंड एनर्जी है क्या, साइंस के टर्म में क्या, कैसे हम लोग इस पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट में आपके चैप्टर में कुछ लिखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द कॉज ऑफ मोशन एंड द ग्रेविटेशन। यहाँ कहा जा रहा है कि अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट के मोशन को और उसके ग्रेविटेशन को डिफाइन करते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अनदर कंसेप्ट के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका वर्क, क्योंकि वर्क के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी आइडिया हमें यहाँ पे लग जाएगी। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बेसिकली आप वर्क से क्या समझते हैं। जो अपने डे टू डे लाइफ में हम वर्क के बारे में समझते हैं वो एक्चुअल में साइंस के लैंग्वेज में वर्क नहीं कहलाता है। जैसे अगर आप कहें कि आज आप पूरे दिन आपने 8 घंटे की पढ़ाई की है, तो आपने स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत वर्क कर लिया, बट ये साइंस के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये वर्क की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो वर्क होता क्या है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स को फूड चाहिए। फूड हमारे बेसिक नीड्स एंड सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जो कि आपका लाइफ प्रोसेस में आता है। ठीक है, जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो फूड से मिलती है। ठीक है, एनिमल्स भी मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, जंप करने में, रन करने में, फाइट करते हैं, एनिमीज से दूर भागते हैं, फूड ढूंढते हैं, सेफ प्लेस ढूंढते हैं। तो इन सब में एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्या वर्क ये आता है वर्क कैटेगरी में, हम इसको देखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देर इज़ अ डिफरेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो यह लिखा गया है कि देर इज़ अ डिफरेंस इन अ वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ। यहाँ कहा जा रहा है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसको हम काम की परिभाषा रखते हैं, वो साइंस के टर्म में डिफरेंट होती है। तो हमें देखना है कि क्या है। तो नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, यहाँ कुछ बुक्स के एग्जाम्पल लिए और वहाँ पे यही बताया गया है कि वर्क होता क्या है। तो हम लोग आगे अभी डेफिनेशन में जब देखेंगे तो यहाँ इसको बेसिकली अच्छे से समझेंगे कि साइंटिफिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्या है आपका वर्क के लिए। ठीक है, तो यह बताया जा रहा है कि to understand the way view work and define work from the point of view of science, let us consider some situation। यहाँ कुछ situations बताए जा रहे हैं आपके कि push a pebble lying on the surface, the pebble moves up through a distance, you exerted force on the pebble and the pebble got displaced, in this situation वर्क इज डन। ठीक है, एक अदर एग्जांपल है कि एक बुक को आपने लिफ्ट किया एक हाइट तक। ठीक है, आपने उस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। विदाउट फोर्स आप बुक को मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने फोर्स वाले चैप्टर में भी देखा था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक बुक को आपने बुक पे फोर्स अप्लाई किया एंड देन उसको मूव किया और बुक ऊपर गई। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ और बुक के अंदर मूवमेंट हुई, इसलिए यहाँ पे वर्क डन हुआ। तो साइंस के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो वर्क डन के बारे में आपने क्या समझा कि यहाँ 2 कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क डन होने के लिए। ठीक है, तभी जाके वर्क डन कहलाएगा कि आपका वर्क डन यहाँ पे हुआ है सेटिस्फैक्ट्री वे में। तो क्या कंडीशन है वो, तो सबसे पहला अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी 2 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, पहला कि फोर्स हुआ होना चाहिए और दूसरा वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ होना चाहिए। इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन अनफुलफिल्ड रह जाती है, फुलफिल नहीं होती है, तो वर्क डन हमारा नहीं कहलाएगा। और ये है साइंस का डेफिनेशन। यानी सपोज आप पढ़ाई कर रहे थे, यू आर स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 8 an hour a day एवरी डे। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन एंड उन सब तरीके से देखें तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया। ठीक है, पर क्या जब आप पढ़ रहे थे तो क्या कुछ डिस्प्लेस हुआ, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वहाँ पे, तो हम देखेंगे अगर क्लियरली तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। क्या वहाँ पे फोर्स कुछ लगा, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया। आप स्टडी टेबल पे बैठे थे थ्रू आउट द डे एंड यू स्टडीड, तो क्या आपने टेबल मूव किया, नहीं मूव किया। ठीक है, तो वो आपके वर्क के कैटेगरी में नहीं आएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस। बट वर्क क्या आएगा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है और जहाँ पे फोर्स लगता है, इसको हम लोग वर्क डन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से वर्क होता है। तो हमने देखा कि यहाँ मेन 2 कंडीशन है कि पहला फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ होना चाहिए। इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल्ड नहीं है तो वर्क डन नहीं कहलाएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, एग्जाम में ऑप्शंस में आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ पे है कि वर्क डन बाई अ कॉन्स्टेंट फोर्स, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ एग्जाम्पल से एक समझाया गया आपके कि
यही चीज़ यहाँ पे कि जैसे सपोज इस टेबल पे बुक रखी गई है, एक ब्लॉक है यहाँ पे वुडन ब्लॉक, जिस पे आपने क्या किया, फोर्स लगाया और आपने इसको मूव किया इधर, ये मूव करके कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो इस पर क्या लगा, एक फोर्स लगा और यहाँ ये डिस्प्लेस हुआ, यानी दो कंडीशंस क्या यहाँ पे फुलफिल्ड हुई। तो यस, यहाँ पे वर्क डन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, ये वर्क डन है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, आप देख सकते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यहाँ पे ध्यान रखना है, फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। एंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जितना डिस्टेंस उसने मूव किया है, वही चीज़ की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही कहलाता है हमारा वर्क। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वर्क डन जो है वो बिल्कुल ही स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वांटिटीज़ के ऑप्शंस आ जाते हैं कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये स्केलर है। अब ये स्केलर है क्यों, ये अगर ध्यान में रखें तो आप देख सकते हैं कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, वर्क डन एज अ होल का कोई डायरेक्शन नहीं होता और यहाँ पे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो कि आप देख सकते हैं वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। और जिस भी यूनिट का सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जिसके पास ये दोनों हो वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन, ये चीज़ हमने समझ लिया। अब यूनिट ऑफ वर्क देखें तो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर और वो 1 मीटर मूव करता है तो वो क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ठीक है, और यही न्यूटन मीटर जो है इसी को हम लोग कहते हैं जूल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि जूल क्या क्या होता है और जूल किसकी यूनिट है। तो आपको ध्यान में रखना है जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक, यहाँ पे हमने ये चीज़ देख लिया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, जहाँ पे मेन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 तरीके के वर्क डन का। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है एंड किस सिचुएशन में ये वर्क डन नेगेटिव कहा जाएगा। इन दोनों पे हम लोग को यहाँ पे देखना है, जिसको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि जैसे एक बेबी टॉय कार को पुल कर रही है ग्राउंड पे। ठीक है, तो जब टॉय कार पुल हो रही है तो जिस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, क्या टॉय कार का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में। आप इमेजिन करो जब आप बचपन में खेलते थे, एक कार हुआ करती थी। ठीक है, एक सपोज ये एक ब्लॉक है जिसमें आपने एक रस्सी टाई कर दी और जब आप इसको खींचते थे आगे तो आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हो, तो आप देखोगे कि फोर्स लगा रहे हो आप इसी डायरेक्शन में। तो ये कार्ड जो है एक इधर मूव करता था तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी किस साइड होता था, इसी साइड होता था। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर इसका डायरेक्शन सेम होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हमारा कहलाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि द बेबी हैज़ एक्सर्टेड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। जो फोर्स लगाई गई है वो किस डायरेक्शन में है, कार के डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में लगाई गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो वो क्या कहलाएगा, वो वर्क डन कहलाएगा पॉजिटिव वे में। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि इन सच अ सिचुएशन वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी ये चीज़ समझ में आया कि जहाँ पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वो चीज़ हमारी हो जाती है पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब एक सपोज कोई गाड़ी चलते हुए आ रही सामने से, सपोज एक साइकिल आ रहा है सामने से चलते हुए और आप उसके सामने खड़े हैं और आप उसे फोर्स लगा के उसको रोक रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हो गया नेगेटिव वर्क डन। तो बस यही डिफरेंस है नेगेटिव पॉजिटिव का कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा। तो द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज टेकन एज नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय द माइनस साइन। ठीक है, तो अगर माइनस आ रहा है यानी वर्क डन आपका क्या है, नेगेटिव है, यह ध्यान रखना है। और ये चीज़ हमें समझ में आया कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो कल को अगर कुछ क्वेश्चंस बन जाए वर्क डन पे और वहाँ पे स्टेटमेंट आ जाए कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव ओनली या नेगेटिव ओनली, तो कल को आपको ये पता रहेगा कि नहीं ओनली नहीं होगा, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट किया तो क्या हो गया, वर्क मतलब क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू। वर्क किस वजह से लग रहा है कि जो फोर्स आपने लगाया उसकी वजह से वर्क डन हुआ और ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की ओर। तो द फोर्स यू एक्सर्टेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए क्या हो गया कि ये वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। बट देखा जाए कि वहाँ ग्रेविटी का भी फोर्स होता है, तो ग्रेविटी अगर अपनी ओर खींच रही है तो ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है, और आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो और यानी उस पर
डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ आप देखोगे कि ये था हमारा फोर्स और ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? तो आप देख सकते हो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, जिसकी वजह से ये वर्क डन किस टाइप का हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स नेगेटिव अपोजिट साइड में वर्क करेगा डिस्प्लेसमेंट का, और पॉजिटिव कब होगा, जब ये दोनों सेम साइड में वर्क करेंगे। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट। तो वर्क डन को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कि वर्क डन क्या होता है साइंस के टर्म में, कब वर्क डन लगेगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएं और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो यही होता है वर्क डन। अब यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी का एक इंपॉर्टेंस बताया गया है कि एनर्जी क्या है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बताया गया कि एनर्जी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना एनर्जी के हमारा कोई लाइफ साइकिल नहीं पॉसिबल है। वही चीज़ है कि हम अपने डेली लाइफ में एनर्जी को बहुत वेग टर्म में यूज़ करते हैं, बट वही चीज़ सेम आती है बात कि साइंस में इसका मतलब कुछ और होता है, यानी ये थोड़ी और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में कही जाती है साइंस में। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप किसी काम को किस कैपेबिलिटी से कर सकते हैं उसको कहा जाता है एनर्जी। ठीक है, तो बेसिक सिंपल डेफिनेशन अगर आपको याद रखना हो तो यही चीज़ एनर्जी की डेफिनेशन है कि द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इट्स सेड टू पोजेस एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी वर्क को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एनर्जी पोजेस कर रहा है। और द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी। आप सपोज आपने एक क्या बोलते हैं उस चीज़ को, कुछ भी आपने सप्लीमेंट लिया मैराथन रनिंग करने के पहले, आपने खाना खाया, आपके अंदर एनर्जी आई एंड देन यू स्टार्टेड रनिंग। आप रनिंग कर रहे हैं, जब आपका ये रनिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपने जब वर्क डन अपना कर लिया, तो क्या आप सेम एनर्जी पे रहोगे? नहीं, जो वर्क डन किया आपने इसमें एनर्जी यूज़ हो गई। तो जब वर्क हो जाएगा तो वर्क डन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी लूज़ करता है जिस पे काम किया गया है, जिसने काम किया, और जिस पे काम किया गया है वो क्या करता है, गेन करता है। वही चीज़ यहाँ सिंपल कहा गया है कि द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, जो वर्क करती है, जो भी ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो एनर्जी लूज करता है, और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जा रहा है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फर्दर देखें तो द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी एनर्जी बेसिकली क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कितनी है उस काम को करने की, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी की यूनिट भी एज सेम एज वर्क होती है, जो कि हमारा क्या होता है, यूनिट जूल। तो जूल को अगर मैं कहूँ कि इसको ब्रेक डाउन करो आप यूनिट में, तो आप कह सकते हो न्यूटन मीटर। न्यूटन क्योंकि फोर्स एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया एस, यही चीज़ हो गया। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर। तो हम पढ़ सकते हैं कि लकली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। हमने बहुत सारी एनर्जीज के बारे में पढ़ा है, बट बेसिकली फिजिक्स के टर्म में, यहाँ साइंस के टर्म में हम एनर्जी को दो टर्म में देखेंगे। एक होती है हमारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, और एक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ये दो फॉर्म ऑफ एनर्जी को आपको इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा गया कि द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी। और इन दोनों को जब आप ऐड कर देते हो तो ये एक साथ हम कहते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होता है। और उसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए हैं एनर्जी के बारे में। हीट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जूल जो पढ़ रहे थे, ये एक पर्टिकुलर हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे ये जूल यूनिट यूज़ किया गया है। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने और क्या क्या किया था। तो ये चीज़ों को आप हमेशा मिस कर देते हैं, पर ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि इन्होंने फॉर्मुलेट किया था क्या, अ लॉ फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो ये ध्यान रखना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद कर सकते हो, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लॉ किसने दिया था, तो वो थे जूल। दूसरा उन्होंने वेरीफाई किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उन्होंने मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की वैल्यू डिफाइन की थी। तो ये कुछ एक फैक्ट्स है जिसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे एनर्जी जो एनर्जी और वर्क की जो यूनिट है इनके नाम पे ही दी गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ एक एग्जाम्पल्स आपके बुक में लिए गए हैं कि एक हैवी बॉल लें, और ये इस एक्टिविटी को आप एक बार पढ़ कर देखना। मैं आपको शॉर्ट में बताते चलता हूँ ताकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके लिए बोरिंग भी ना हो और लेंदी भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ की बात हो रही है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेन क्रक्स मूवमेंट को रिलेटेड है, मूवमेंट को लेके बात की जा रही है कि एक ऑब्जेक्ट अगर फास्ट वर्क कर रही है तो वर्क डन ज़्यादा करेगा, और एक ऑब्जेक्ट स्लो वर्क कर रहा है या मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे आपके बुक में दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मूविंग बुलेट हो गया, ब्लोइंग विंड हो गया, रोटेटिंग व्हील, ये सब चीज़ के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में है क्या, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से उस ऑब्जेक्ट के
मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ये टर्म आपको ध्यान में रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट का मोशन इंक्रीज होगा, मोशन इंक्रीज करने के लिए आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। The kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it make it acquire that velocity। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ डेफिनेशन है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाया गया कि यहाँ पे इन्होंने काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन को कैसे डिराइव किया। तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एग्जाम में आपके डेरिवेशन नहीं आने वाला है। तो एग्जाम में आएगा क्या, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, जिसके बेसिस पर आपके एग्जाम में कुछ शॉर्ट छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा आपको तो ये चीज़ आप सॉल्व कर पाओगे कि काइनेटिक एनर्जी का फुल फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल देख ही लेते हैं न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो क्या कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 15 kg है ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। एंड वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी आप देखोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालने को कह रहा है। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था हाफ mv² होता है। यहाँ पे हाफ करो, मास की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 kg मास है, एंड ये 4 kg क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टू द 4 एंड 15 इंटू 2 इंटू 4 हो गया ये आपका, और ये 120 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे ये जूल होगा, ठीक है। ये जूल आ जाएगा, 120 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी इस यहाँ पे पजेस हो रही है, जो कि आप देख सकते हो यही है काइनेटिक एनर्जी। तो ये इस तरीके से कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपकी श्रद्धा है, आपका मन है, तो आप इसको भी देख लेना, प्रैक्टिस के लिए एक बार सॉल्व कर लेना, पर इतना लेंदी एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे समझ लिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के किस वर्च्यू की वजह से होती है, तो वो मोशन की वजह से होती है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो था हमारा मैकेनिकल एनर्जी का, वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपके बुक में लिया गया स्प्रिंग का, कि आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, ठीक है। तो स्ट्रेच करने के बाद वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में आकर स्टॉप कर जाता है, ठीक है। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से होती है, मोशन की वजह से नहीं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि मोशन की वजह से जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पोजीशन की वजह से जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। वही चीज़ यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो टॉय कार का एग्जांपल एक दिया गया है, ये आपका स्प्रिंग का एग्जांपल यहाँ पे आपके बुक में दिया गया। आप यहाँ देख सकते हो एरो का दिया गया कि एरो को जब स्ट्रेच करोगे तो फिर उसका कुछ टाइम के बाद ये अचानक से इसको आगे ऐसे थ्रो करता है। तो ये एनर्जी कहाँ से है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कि इस पोजीशन पे जाकर इसने एक एनर्जी गेन की, जो इसने वापस से रिटेलिएट किया और ये एरो आगे चला जाता है। बैम्बू स्टिक और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो बेसिक आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position and configuration। उस बॉडी के पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वही हमारी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। बस यही पोटेंशियल एनर्जी है आपका। अब यहाँ पे एक टर्म आपका एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सपोज यहाँ कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कब इंक्रीज होगी, तो जब ऑब्जेक्ट को जितने ज़्यादा हाइट पे ले जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि हमने देखा उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, तो जितना ऊपर उसका पोजीशन होगा उतना हाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि द एनर्जी प्रेजेंट इन सच अ ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। हमें पता है कि अर्थ पे क्या है, यहाँ ग्राउंड पे आपकी ग्रेविटी है। गिव मी अ मिनट। ये ग्राउंड पे क्या आपकी एनर्जी प्रेजेंट है, और ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, तो आपने इसको एक हाइट पे पहुंचा दिया, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का कुछ एक मास रहा होगा और यहाँ ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रही होगी। तो आप जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ले जा रहे हैं ऊपर एक हाइट तक, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट की वजह से इसमें पजेस होगी, और क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वर्क हो रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली। फिर अगर आप यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें ग्रेविटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का कुछ एक मास होगा, ठीक है, एंड देन फाइनली उस ऑब्जेक्ट का एक हाइट होगा, तो हाइट पे आप उसको ले जाओगे। तो यानी इन तीन चीज़ों की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उस एनर्जी को आप
डिफाइन करते हो पोटेंशियल एनर्जी कहकर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना। ये आगे एक और टर्म आएगा, ये 1.1 एंड 0.2, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इन दोनों को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है, जिससे आप स्टेटमेंट गलत कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, आपने एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक पहुंचा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कितने हाइट से आप उसको ऊपर लेके गए हैं, तो उस ग्राउंड लेवल पे डिपेंड करता है, और द जीरो लेवल यू चूज, बस वही चीज़ कि आप जिस जगह पे उसको पहुंचा रहे हो तो ग्राउंड के उस पर डिपेंड करेगा और किसी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक क्या चीज़ है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वही चीज़ कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो इसके हाइट में क्या डिफरेंस है, कितना मूवमेंट हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जो उसका पोजीशन उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है यहाँ पे जितनी लग रही है वो भी उतनी ही लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी सेम लगती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चेंज होने वाली है नहीं। ऑब्जेक्ट का मास क्या चेंज होगा, तो मास भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपने चेंज क्या किया, तो यहाँ पे मेन जो चेंज हुआ है ये हुआ है किस चीज़ का, हाइट का। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में इसका डिफरेंस जो था उसमें चेंज आया, उस पर डिपेंड करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स on the difference in the vertical heights of the initial and final position of the object and not on the path along which the object is moved। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस पे फाइनल और इनिशियल पोजीशन हाइट के, ठीक है। किस पाथ को इसने यूज किया इस पे डिपेंड वो नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। वही चीज़ की ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल, जिस लेवल पे आप उसको लेकर जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ना कि किस पाथ के थ्रू वो वहाँ पे गया है उस पर वो कोई डिपेंड नहीं करेगा। ये चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे कुछ एक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो कि फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 10 किलोग्राम है, ठीक है। वो हाइट 6 मीटर पे गई है और ग्रेविटी। तो यहाँ पे सिंपल आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करोगे, आप mgh लगाओगे। मास कितना है 10 kg है, हाइट 6 किलोमीटर एंड 9.8 यहाँ कहा गया, तो आप 9 ले सकते हो वरना 10 ले सकते थे। तो आप जब इसको इक्वेट करोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 588 जूल, क्योंकि ये भी एनर्जी है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल ही होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया, हाफ mv², क्योंकि ये स्पीड की वजह से होता है। पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, क्योंकि ये पोजीशन की वजह से होता है, तो यहाँ पे हमने हाइट को क्राइटेरिया माना। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों को ऐड करके साथ में आप क्या कहते हो, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एज अ होल आप क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने वाली बात है, बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये चीज़ हमने देख लिया। अब देखते हैं कि एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे बेसिक मैं पहले आपको बता देता हूँ कि होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एनर्जी आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी बस होती क्या, अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। उसका एग्जांपल यहाँ पे बताया गया, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, जिसको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि किस तरीके से एनर्जी जो है अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तब व्हेन एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। यानी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो सपोज या तो पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की बढ़ेगी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। बट सपोज ये 5 जूल था और ये 7 जूल था, है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी 12 जूल। तो ये 12 जूल ही रहेगा, बस एनर्जी का ट्रांसफर होगा, या तो ये 7 जूल हो जाएगा, ये 5 जूल, यानी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी बस ट्रांसफर करेगी, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एज अ होल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है बिल्कुल, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको ना क्रिएट कर सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। अब या तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, पर इन दोनों का सम, जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये वैलिड है हर सिचुएशन में। ये चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके कोई एक्सेप्शंस नहीं है, हर सिचुएशन में और हर तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में ये वैलिड है। अब यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाया गया है जो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऊपर से गिराते हो नीचे ग्राउंड की ओर, ठीक है। तो
एट द स्टार्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी था, तो क्या ये अभी यहाँ पे मोशन में है? तो नहीं है, ये अभी क्या है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है। अब आप छोड़ोगे तभी ये मोशन में आएगा, यानी क्योंकि ये मोशन में नहीं है तो क्या काइनेटिक एनर्जी इसकी कुछ होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये मोशन नहीं है और ये काइनेटिक एनर्जी जीरो। और यहाँ पे क्योंकि हाइट मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? पोजीशन पे, तो इस यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो 10, तो ये मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब ये चीज़ हमने समझ लिया कि काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होती है, क्योंकि मोशन नहीं है। इट इज़ जीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो, ऑब्वियस बात है। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस mgh, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मेन एनर्जी क्या हो गया? सिर्फ mgh, क्योंकि है तो पोटेंशियल एनर्जी अभी उसके पास। एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है, तो आप इसको मूव करोगे नीचे की ओर तो क्या होगा? ये कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो नहीं लेकर आएगी, ये अपने पोटेंशियल एनर्जी को ही, क्योंकि मूव करना अब इसको, तो इसको ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ेगी, तो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? इफ द v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का फॉल कंटिन्यू होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी, क्योंकि हाइट कम होते जा रहा है, एक टाइम पे हाइट जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और ग्रेविटेशनल वैल्यू का कोई रोल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। हमने ये देख लिया। तो ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगी तो हाइट क्या हो जाएगा? जीरो, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब पूरे नीचे तक गिरेगी यहाँ पे, तो इस टाइम पे जब पहुंचेगी तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी अब मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, हाफ mv² होगा इसका काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी अब हो गई जीरो। यानी आप देख सकते हो कहीं से इसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिली। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी मैक्सिमम थी, वही आगे चल के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे फिर जीरो हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई एनर्जी ना क्रिएट हुआ न कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ, तो हुआ क्या? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। और एज अ होल ये पूरा सिस्टम क्या था? कांस्टेंट था। बस इसका यहाँ चला गया, ये यहाँ, यही चीज़ हो रहा था, पर ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ पे थी वो हमेशा ही कांस्टेंट बनी रही। यही चीज़ कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है, और सेम गोज विद काइनेटिक एनर्जी की कब वो मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो यही चीज़ आपका बताया गया है कि कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अब हम एनर्जी को भी समझ चुके हैं। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने दो चीज़ों को अभी तक समझ लिया है। पहला आपका था वर्क और दूसरा है एनर्जी। इन दोनों को हम लोगों ने देख लिया। अब थर्ड जो टॉपिक आपका इस चैप्टर का है वो ये है पावर। जैसे ही हम इसको देख लेंगे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम लोग कहते हैं पावर। ये चीज़ पहले आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम, अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी। वही चीज़ है कि जितना आप स्ट्रॉन्ग वर्क करोगे उतना ज़्यादा पावर लगेगा। ये चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। जितनी स्पीड से आप किसी काम को करते हो वही चीज़ पावर कहलाता है। कितना फास्ट और कितना स्लो आप काम करते हो। तो ये चीज़ कह रहा है कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप जितने रेट से किसी वर्क करते हो या फिर जिस रेट से आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हो वही कहलाता है हमारा पावर। तो पावर का आप फॉर्मूला यहाँ पे बस देख लो, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। एक टाइम में आप आपने कितना काम किया वही आपका पावर है, ठीक है। सपोज आपको 10 सीमेंट के बोरे उठाने थे, सीमेंट के बोरे जो होते हैं वो उठाने थे, ठीक है। तो आपके पास अगर ज़्यादा पावर है तो आप एक बार में 5 पैकेट उठा लोगे या फिर एक बार में 2 पैकेट उठाओगे, ठीक है। तो 5 पैकेट एक जगह से दूसरे जगह रखोगे तो 2 बार में आप इसको रख दोगे, यहाँ पे 5 बार लगेगा, तो टाइम यहाँ कम लगा। तो यानी आप इस काम को जितने कम टाइम में करोगे आपका पावर उतना ज़्यादा है। यानी पावर जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम टाइम पावर उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पावर उतना तेज काम होगा आपका। ये चीज़ें बेसिकली कहा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि पावर है क्या, एक यूनिट टाइम में आप कितना काम कर देते हो वही चीज़ पावर है। और पावर कैसा यूनिट क्या है, वॉट है। तो वॉट आया कैसे, तो जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। पीछे वाला आप याद कर लेना, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते थे, जूल कहते थे, और जूल पर सेकेंड को पावर कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो पावर जूल पर सेकेंड हो गया, ये चीज़, ये टर्म, ये जो मैं कह रहा था, ठीक है। अब वी एक्सप्रेस द लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट्स, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर या फिर एनर्जी का यूज़ हम लोग लार्जर अमाउंट में अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो वहाँ पे सिंपल वाट में करेंगे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा वेग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी और बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं किलोवाट आवर के हिसाब से। तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होता है, ये याद रखना आपको।
The power of agents may vary with time. This means that the agent may be doing work at different rates at different interval of time. ये ऑब्वियस चीज़ है कि पावर वेरी कर सकता है क्योंकि आप थ्रू आउट द टाइम कॉन्स्टेंट पावर वर्क नहीं कर सकते। तो आप जैसे जैसे वर्क की इंटेंसिटी को चेंज करोगे, टाइम को चेंज करोगे, तो पावर की इंटेंसिटी भी चेंज होगी। यही चीज़ है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक आपका जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे CDS, UPSC के CDS एग्जाम हो गए, CAPF हो गए, NDA हो गए, इन सब में इस वाले टॉपिक से काफ़ी फ्रीक्वेंट न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। आप PY को एक बार चेक करना, तो इसको आप ध्यान से देखना कि जूल जो यूनिट है वो बहुत स्मॉल है, और क्योंकि हम अपने लाइफ में बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं तो हमें जूल से काम नहीं चलेगा। तो हमें एनर्जी के लिए एक बिगर यूनिट चाहिए थी, जिसको हम लोगों ने डिवाइस किया यहाँ पे किलोवाट आवर, KWH। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स लगे रहते हैं वो किलोवाट आवर में क्या करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन आपके एनर्जी का काफ़ी हैवी होता है, तो वहाँ पे आप जूल में कन्वर्ट नहीं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, तो 1 किलोवाट 1 घंटे में जो आपने एनर्जी यूज़ की, जैसे लाइट ईयर्स को हम लोग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम किलोमीटर नहीं लाइट ईयर यूज़ करते हैं। वैसे ही 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट 1 घंटे में आपने यूज़ किया, वो उतना जूल हो गया। यानी 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है ये वैल्यू। ये याद रख लेना आप लोग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द एनर्जी यूज इन हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में जो यूज़ करते हैं आप, वो किलोवाट आवर में यूज़ होती है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसको लास्टली समझ लेते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो पावर ऑफ द बल्ब अगर देखें तो पावर यहाँ पे दे दिया है 60 वॉट। 60 वॉट यहाँ पे, जिसको आप किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तभी जाके आप किलोवाट आवर में आंसर लेकर आ पाओगे। तो 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वॉट, यानी 60 वॉट कितने का हो जाएगा। तो 60 वॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 को 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी 0.06 किलोवाट हो गया। किलोवाट हो गया, और दिन के कितने घंटे ये चल रहा है, 6 घंटे चल रहा है, यानी 0.06 जो है 6 आवर के लिए काम कर रहा है, तो भी ये जाके क्या हो गया, किलोवाट आवर हो गया। इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं, ये याद रखना। आपने घर पे सुना होगा कि बिजली कितनी यूनिट उठ रही है, दिल्ली गवर्नमेंट ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। तो ये 200 यूनिट बिजली फ्री का मतलब क्या है, ये किलोवाट आवर, इतने 200 किलोवाट आवर जो बिजली की खपत है, कंजम्पशन है, वो फ्री है। तो अब क्या करोगे आप, एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी के लिए पावर इंटू टाइम टेकन, वर्क डन। बेसिकली वर्क डन को हम यहाँ पे एनर्जी कह रहे हैं, तो पावर का डेफिनेशन क्या था, वर्क डन बाई टाइम, यानी एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी निकालने के लिए आपको पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर हमने निकाल लिया था, ये कहाँ गया, 0.06 किलोवाट, और टाइम कितना दिया गया है, 6 घंटे पर डे यूज़ होता है, तो 6 आवर्स, यानी ये आपका आंसर आ गया 0.36 किलोवाट आवर, जिसको आप यूनिट कहते हैं। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इस चैप्टर में जिसको छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स को आपको वेल वर्स कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एग्जाम में आप ये तुरंत सॉल्व कर पाओ और टाइम टेकन ना हो, क्योंकि ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स आपके लिए बोनस, अगर ये सब क्वेश्चंस को आप सब सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली यही था वर्क, एनर्जी एंड पावर आपका चैप्टर, जिसको हमने बेसिक एक होलिस्टिक वे में देख लिया, जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ने के लिए नहीं चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने उसको स्किप किया, क्योंकि आपका भी टाइम है, आप भी इसको जितने अच्छे तरीके से कवर करो एनसीईआरटी को, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से चैप्टर 11 जो है हमारा क्लास 9 के फिजिक्स का, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हमने इसको फिनिश कर लिया है। ठीक है, अब जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आ जाएंगे और तुरंत ही हम कोशिश करेंगे इसको कि खत्म करें। टिल देन आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी किसी भी एग्जाम, CAPF, CDS, NDA, ठीक है, या BPSC या किसी भी अदर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इसको फॉलो करें, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स यहाँ मिलते रहें। टिल देन हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।